नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि एनडीए लोकसभा में अपनी ताकत मजबूत करने में जुटा है। और इसी बीच बड़ी खबर आई है महाराष्ट्र से। शरद पवार की पार्टी परिसीमन बिल पर एनडीए को सपोर्ट कर सकती है। सुप्रिया सुले आज खुद मीडिया के सामने आई और परिसीमन बिल पर खुलकर बोली। सुप्रिया सुले ने कहा कि डिलिमिटेशन बिल में अगर पूरे देश में लोकसभा सीटों में 50% सीटें बढ़ेंगी तो वो उसका समर्थन किया जा सकता है। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि शाह और रिजिजू ने एक प्रस्ताव दिया था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य में लोकसभा सीट 50% बढ़ेगी। ऐसे में महाराष्ट्र से 72 सांसद हो जाएंगे। अगर पूरे देश में 50% सीटें बढ़ जाएंगी तो कोई विरोध नहीं है। लोकसभा में शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद हैं, तो वहीं टीएमसी के 28 में से 20 सांसद पहले ही एनडीए के सपोर्ट में आ चुके हैं। उद्धव के 9 में से 6 सांसद तो शिवसेना यूबीटी का साथ छोड़कर शिंदे सेना में शामिल हो ही चुके हैं। अब चर्चा है कि अगर शरद पवार की पार्टी भी सपोर्ट करती है तो यह आंकड़ा 332 तक पहुंच जाएगा। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि शरद गुट के सांसद समर्थन देंगे। पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि शरद पवार की पार्टी का विलय हो जाएगा एनडीए में, लेकिन अब उन सभी अटकलों पर सुप्रिया सुले ने लगाम लगा दी है और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे काफी चीजें क्लियर कर दी। तर अमित शाह आणि किरण रिजिजूंनी असा एक प्रस्ताव आमच्या समोर ठेवला की आपण सरसकट काश्मीर टू कन्याकुमारी प्रत्येक राज्यामध्ये 50% सीट वाढतील। याचं उदाहरण मी समजून सांगते तुम्हाला की समजा 48 सीट महाराष्ट्रात आहे। 48 चा 50% किती होतं? 24। म्हणजे 48 प्लस 24 म्हणजे 72। म्हणजे महाराष्ट्रातून 72 खासदार निवडून जातील। हा 50% सरसकट देशात वाढ आली तर कुणाचा विरोध आहे का? वहीं जब इसके बारे में एनसीपी शरद चंद के नेता जयंत पाटिल से पूछा गया तो उनका कहना है कि इस बारे में फैसला सुप्रिया सुले को ही लेना है। हमारी पार्टी में अंदरूनी कोई चर्चा नहीं चालू। हमारी जो भी दिल्ली की दिशा है वो हमारी नेता सुप्रिया ताई सुले वो दिल्ली में बैठ के हमारे जो 8 सांसद हैं उनको विचार में रखे, उनके साथ विचार विमर्श करके तय करेंगे। परिसीमन बिल पर उद्धव गुट का समर्थन भी एनडीए को मिल सकता है। संजय राउत ने कहा कि वैसे तो सत्र में वो इस बिल का विरोध करेगी, लेकिन सरकार बिल में संशोधन करेगी और उनकी बात मानेगी तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। हमने जो उनको सूचनाएं की है इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो और लेकर आई। अगर उस हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुप्रिया सुले के फैसले का स्वागत किया और कहा कि विपक्ष को समझ आ गया है कि अगर परिसीमन बिल का विरोध किया तो जनता उनके खिलाफ चली जाएगी। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि 50% कोटा की बात तो पहले से ही बिल में है, फिर कंफ्यूजन किस बात का है? तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है। उनको उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। परसों बोला हुआ आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। पिछले समय तो ये 50% वाला मामला था ही। अमित भाई ने खुद लोकसभा में कहा था कि हर राज्य में 50% सीटों में बढ़ोतरी होगी, सिर्फ भाजपा शासित या एनडीए शासित प्रदेश में नहीं होगी, पूरे देश में सभी राज्यों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये खुद अमित भाई ने कहा है। तो ये कहां से नया मामला उठा के लाए, ये कारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं, समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि डिलिमिटेशन के वजह से जो चुनाव क्षेत्र बढ़ेंगे। आज 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख के भी चुनाव क्षेत्र है, कैसे पहुंचेंगे? और इसलिए डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण ये दोनों बिल
पास होने चाहिए और मैं आपको कहता हूं कि विश्वास के साथ ये बिल पास होंगे और जरूर पास होंगे। और इसी पर सचिन चौधरी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। सचिन, कैसे देखें इसे? क्या ये शरद पवार का पावर गेम है? वो बीजेपी के साथ खड़े होकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने आपका मुश्किल वक्त में साथ दिया, या फिर एक मजबूरी है कि उनकी पार्टी भी टूटने की कगार पर आ गई? सांसद अगर अलग हो जाते हैं तो पार्टी भी जो शरद पवार है उनका भी हाल उद्धव ठाकरे जैसा ही हो जाएगा। बिल्कुल गोनिका, शरद पवार एक मंजे हुए और अनुभवी जो है राजनीति करने वाले नेता है और वो भली भांति जानते हैं कि अगर उन्होंने इस बिल को या सरकार के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अगर समर्थन नहीं दिया तो उनके पार्टी का हश्र जो है उद्धव ठाकरे के पार्टी की तरह उससे भी बुरा हो सकता है। पहली बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने दो पार्टियां फाड़ दी, एक फाड़ जो है अजित पवार का अपने साथ जोड़ लिया, तो ये वो अनुभव कर चुके हैं। इसलिए आज उन्होंने ये जताने की कोशिश की या एक तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की कि अगर 50% की लिमिट पर आप तैयार होती है, सरकार तैयार होती है, जिसके लिए सरकार पहले दिन से तैयार होने की बात कह रही है, तो हम जो है सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी एक दिशा बता दी कि हम जो है इस बिल का कहीं ना कहीं समर्थन करने वाले हैं। जहाँ तक रही बात उनके सांसद या विधायकों की, तो वो ऑपरेशन अंजाम को कब दिया जाएगा, क्योंकि जब ये पार्टी अगर नहीं मानेगी तो फिर उनके सांसद या विधायक जो है वो निश्चित रूप से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और महाराष्ट्र के नेतृत्व के संपर्क में है, लेकिन उसकी नौबत ना आए इसलिए उन्होंने सरकार के साथ जाने का फैसला किया है और उसी कड़ी में उनके ये बयान भी आ रहे हैं। और उसको लेकर महाविकास आघाड़ी में भी आप देख पाएंगे तो कांग्रेस भी नेता नाराज। आज सुप्रिया सुले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तभी उनको कई कांग्रेस के नेताओं के फोन भी आए थे कि पार्टी आपकी क्या करने वाली है, क्या लाइन है। तो फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर एक लाइन ली कि इस बिल का ड्राफ्ट पहले हमारे सामने आने दीजिए और उसके बाद जो है हम इस बिल का फैसला करेंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र है ये बता रहे हैं कि उनकी पार्टी इस बिल को सपोर्ट करने जा रही है और आने वाले दिनों में ये दिखाई भी देगा। गोनिका, बिल्कुल सचिन, और सुप्रिया सुले ये कह रही है कि 50% जब सीटें होंगी तब हम देखेंगे, बिल देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे। लेकिन ये तो अमित शाह ने कहा ही था कि अगर आप ये चाहते हैं तो मैं उसका बिल 1 घंटे में ले आऊंगा, आप मुझे 1 घंटे का वक्त दीजिएगा। तो ये तो क्लैरिटी हो ही गई है कि एक तरीके से माने या ना माने सुप्रिया सुले, तो साथ तो वो दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत की बात करें, अब उनके भी सुर थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि जो संशोधन हमने सजेस्ट किए हैं अगर उसको मान लिया जाता है तो हम भी इसका समर्थन करेंगे, देखेंगे कि बिल में आगे क्या आता है। सचिन, मन संजय राउत का उद्धव ठाकरे का भी बदल रहा है। जी गोनिका, देखिए संजय जी बिल्कुल, देखिए ये भले बात जानती है कि अब धीरे धीरे जो आंकड़े जो है वो एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। अगर एनडीए इस बिल को पास ही कराने वाला है, ये उनको अगर भनक लग गई है तो फिर वो विरोध करने से क्या फायदा। और पार्टी के सांसद जो है वो भी चाहते हैं कि डिलिमिटेशन जो है वो बिल आए, क्योंकि इसके पहले भी उनके सांसदों ने इस तरह के बयान दिए हैं कि इस बिल को लेकर जो है हमारा कोई विरोध नहीं होगा। हालांकि अब वो शर्तों का हवाला उसमें दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में एनसीपी शरद पवार की पार्टी हो, डीएमके हो या फिर यूबीटी शिवसेना हो, इस बिल के समर्थन में हमें दिखाई दे सकते हैं। हालांकि कुछ शर्तें का हवाला वो जरूर दे सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है इस बिल के समर्थन में एनडीए के पास आंकड़े जुटते नजर आ रहे हैं और शरद पवार की पार्टी में विधायक या सांसदों की टूट जो है इसी पर निर्भर रहेगा कि अगर ये साथ देते हैं तो फिर तोड़ने की क्या कोई आवश्यकता होगी, तो नहीं भी हो सकती है। क्योंकि जब उनके आंकड़े अगर जुट जाते हैं, उनके 8 सांसद अगर उनको मिल जाते हैं तो फिर वो एनडीए का हिस्सा बनने क्यों जाएगी, क्योंकि शरद पवार की लाइन पहले से अलग रही है और उन पर हमेशा कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगता रहा है कि संध्या शब्द उनकी भूमिका रही है, हमेशा जो है एक तरह से सरकार के कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से जो है मदद करते रहे। कई बिल जो है ट्रिपल तलाक आप लीजिए, उनके सांसद जो है वॉकआउट कर जाते थे विरोध के नाम पर। तो इस तरह से जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी हेल्प होती रहती है। तो इसलिए इस बार भी ऐसा संभावना नजर आ रही है कि वो इस बिल के पक्ष में जाएंगे और अन्य छोटे दल भी जो इस बिल के पक्ष में अपना समर्थन देते नजर आएंगे। गोनिका, अच्छा सचिन, अब इंडिया गठबंधन में अब शरद पवार की पार्टी की कैसी भूमिका देखने को मिलेगी, क्योंकि ना तो वो इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं ना वो एनडीए में जा रहे हैं। उन्होंने तो ये साफ कर दिया सुप्रिया सुले ने कि एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन एनडीए का साथ आप बाहर से तो दे ही रहे। तो इंडिया गठबंधन में अब उनकी पार्टी की भूमिका कैसे देखते हैं?
देखिए, इंडिया गठबंधन में शरद पवार एक मंजे हुए नेता है, उनके सम्मान है, क्योंकि थ्रू आउट उनके सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि ममता बनर्जी हो या फिर डीएमके हो या अन्य दूसरे जो राज्य की पार्टियां हो, उनके साथ शरद पवार के संबंध काफ़ी पुराने और पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। इसके कारण उनकी अहमियत तो राजनीति में हमेशा रहेगी, उनके पार्टी उनकी बेटी की अहमियत भी हमेशा रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें पिछले कुछ हम सेशन की बात करें या पिछले कुछ बिलों की बात करें, तो वहाँ पर उनके सांसदों ने वॉकआउट कर दिया है। वो ये ज़रूर कहते कि हमने अलग तरह से, आज सुप्रिया सुले को भी इस बारे में हमने पूछा तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जेपीसी में जब एक बात आई थी, अभी एक बिल का उन्होंने जिक्र किया कि उसके विरोध के लिए कांग्रेस ने जो है वो वॉकआउट करने का उस वहाँ पर बॉयकॉट करने का फैसला लिया, लेकिन एनसीपी ने उस मीटिंग में जाकर अपना विरोध दर्ज किया। तो दोनों का विरोध है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है, ये दोनों बताते हैं। दोनों की राजनीति अलग है। शरद पवार जो है मंजे हुए खिलाड़ी है, वो इंडिया ब्लॉक में रहकर भी जो है अपनी बात वहां पर कन्विंस कराने में सक्षम रह जाते हैं। इसी कारण जो है उनको लेकर जो है कि उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि वो भली भांति जान चुके हैं कि अगर उनके जी बिल्कुल सचिन, कहीं ना कहीं शरद पवार पर यह दबाव भी है, विधायकों का भी दबाव है। जिस तरीके से बैठ के जयंत पाटिल की भी हुई है एकनाथ शिंदे के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ, और उस बैठक को लेकर ये कहा भी गया कि हालांकि बैठक में सिर्फ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक संकेत मिलते हैं कि विधायकों का भी दबाव है, सांसदों का भी दबाव है, और कहीं ना कहीं इसको छवि को लेकर भी दबाव है कि अगर आप महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं आप महिला विरोधी भी पब्लिक के बीच में पोर्ट्रे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने बड़ा दावा किया। केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल यानी कि 131वां संविधान संशोधन बिल संसद में दोबारा ला सकती है, जो अप्रैल में 2/3 बहुमत नहीं होने की वजह से लोकसभा में गिर गया था। चिदंबरम का यह दावा है कि इसके लिए शरद पवार की एनसीपी और स्टालिन की डीएमके के साथ बीजेपी संपर्क में है। ये दोनों संसद में सरकार का साथ दे सकते हैं। हालांकि चिदंबरम का यह भी कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि शरद पवार और स्टालिन की पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहेगी। टी राघवन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राघवन, डीएमके को लेकर इस वक्त क्या सिचुएशन है, कहा तो जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन से तो अलग हो गई है, तो क्या 22 सांसद समर्थन देंगे, क्या इस वक्त सिचुएशन है, वहां से क्या खबर? जी देखिए, 22 सांसदों का समर्थन बहुत ही जरूरी है इस बिल को 2/3 बहुमत के साथ पास करने के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि बहुत समय गुजर चुका है, तकरीबन कह सकते हैं कि कई घंटे बीत चुके हैं पी चिदंबरम के इस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर, लेकिन अभी तक डीएमके का कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। आपको याद होगा कि चुनाव के वक्त, जब तमिलनाडु में चुनाव हो रहे थे, उस वक्त ये बिल वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसा आपने बताया वो गिर गया था। हालांकि उस वक्त सबसे पहले कन्याकुमारी में हमने देखा कि उस ड्राफ्ट बिल को काले कपड़े पहनकर एमके स्टालिन ने जलाया था और ये कहा था कि ये साउदर्न स्टेट्स, खासतौर पर तमिलनाडु के लिए बहुत अन्याय की बात होगी। अगर पॉपुलेशन की बेसिस पर परिसीमन किया जाता है तो फिर इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो तमिलनाडु को होगा। सीटें भी जो है वो 39 से घटकर 31-32 रह जाएगी। हालांकि अभी भी इस बात को बीजेपी जोर देकर कह रही है कि उस वक्त भी ओरली ये प्रॉमिस किया गया था कि 50% बेसिस रेशो पर जो है वो परिसीमन किया जाएगा। उस लिहाज से तमिलनाडु को 58 से 59 सीटें मिल सकती है। हालांकि उस वक्त वो रिटर्न में जिक्र नहीं था। देखिए, पहले और अब में क्या फर्क आ गया है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। अब वो तलखी जो कांग्रेस और डीएमके के बीच में है, उसको एक तरह से राजनीतिक तौर पर उसका फायदा उठाने की फिराक में बीजेपी यहां पर लग रही है। हालांकि ये सिर्फ एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होगी। डीएमके के जो भी नेता हमसे इस बारे में बात कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि अगर तमिलनाडु को उसका लॉ एंड शेयर मिलता है तभी हम इस बारे में विचार करेंगे। अगर ये लिखित में दिया जाएगा, ड्राफ्ट बिल में यह होगा, तभी इस बारे में कुछ सोचा जाएगा। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि डीएमके जो है वो एनडीए का पार्ट हो जाएगी। डीएमके वैचारिक तौर पर बीजेपी से बिल्कुल अलग है और यही वजह है कि यहां पर तमिलनाडु में भी उसका बहुत बड़ा राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि डीएमके जो है वो एनडीए के अलायंस होकर इस बिल को सपोर्ट करेगी। अगर लिखित में तमिलनाडु के फायदे की बात होती तो हो सकता है कि उसको जनता के बीच ले जाकर और ये कहने की, ये क्रेडिट लेने की कोशिश करे कि हमारे दबाव की वजह से ही तमिलनाडु को इतनी सारी सीटें मिली है परिसीमन के बाद। जैसे स्वर महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जैसा सुप्रिया सुले ने कहा कि 50% लोकसभा सीट अगर बढ़ती है तो हम समर्थन करेंगे, और वैसे ही स्वर अगर डीएमके से भी आ रहे हैं। लेकिन ये तो क्लियर कर ही दिया था ना अमित शाह ने कि किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जब बजट सेशन में भी ये बिल पेश किया गया था तब भी ये कहा गया था कि हर राज्य के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। और उसके बाद जो 50% की बात है वो भी ओरली की
गई थी, और अगर ये ड्राफ्ट में आता है तो कहीं ना कहीं डीएम के साथ देगा और डीएम के, जैसे आप कह रहे हैं, कि क्रेडिट लेने की भी कोशिश करेगा। जी बिल्कुल, देखिए उस वक्त लिखित में कुछ नहीं दिया गया था। डीएम के नेता जो हैं वो यही लगातार कहते हैं कि उस वक्त हालांकि पार्लियामेंट में अमित शाह ने ये बात कही थी, लेकिन लिखित में कोई भी ऐसी गारंटी उस वक्त उन्हें नहीं मिली थी कि इस बिल का अगर समर्थन किया जाए तो आने वाले समय में ड्राफ्ट में किसी तरह का मॉडिफिकेशन होगा। इस बार ये कहा जा रहा है कि अगर ड्राफ्ट बिल में ही उस बात को बहुत क्लियरिटी से लिखकर दिया जाता है कि 50% जो है वो बेसिस रेशो पर बाकी राज्यों को भी उस लिहाज से मिलेगा और तमिलनाडु में भी उसमें की हिस्सेदारी जो है वो न्याय संगत होगी, उसी बात पर जो है डीएमके को ये एक मत बनाने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी तक स्टालिन जो इसके धुर विरोधी रहे, आपको याद होगा कि इलेक्शन के वक्त भी स्टालिन ने कम से कम 3 से 4 दिन तक पूरा कैंपेन तमिलनाडु में चलाया था कि किस तरह से बीजेपी जो है तमिलनाडु के हितों को की अनदेखी कर रही है, कैसे जो है विश्वासघात तमिलनाडु की जनता के साथ किया जा रहा है। तो ऐसे में अचानक यू टर्न लेना डीएमके के लिए भी बहुत राजनीतिक तौर पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात सामने आती है जिसमें तमिलनाडु को एक बड़ी हिस्सेदारी परिसीमन के बाद मिलती हुई दिखती है, तो हो सकता है कि सिर्फ इस बिल को सपोर्ट करने के लिए एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एनडीए के साथ डीएमके बना ले। बिल्कुल राघवन, और इस पे ये पी चिदम्बरम का जो ट्वीट है वो भी दिलचस्प है। वो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं डीएमके को भी और शरद पवार को भी, स्टालिन को, कि वो बिल को समर्थन ना दे, और जिस तरीके से डोरे डालने वाली बात ये कही जा रही है, अब ये देखना होगा कि सच में डोरे डाले गए हैं या फिर समर्थन सच में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो बिल के साथ खड़े हैं और बिल में जो संशोधन किए गए हैं वो उनको कहीं ना कहीं मंजूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राघवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए।